चलिए, इस सेशन का जो हमारा टारगेट होगा दैट इज हाउ टू सॉल्व द फाइनल अकाउंट क्वेश्चन, किस तरीके से फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है और एडजस्टमेंट को किस तरीके से डील करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो आपका जो पेपर पैटर्न या जो पेपर फॉर्मेट होगा, जो एक्सेल आपके पास होगा, वो डेफिनेटली एक मॉडिफाइड एक्सेल होगा जो कि आपके ACCA के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो है इस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो उसी के ऊपर इंशाल्लाह आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन आज हम टारगेट करेंगे दैट इज द रीसेंट अटेम्प्ट, और जो मोस्ट रीसेंट अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है दैट इज फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस आउट करेंगे। डेफिनेटली ये पेपर आपके पास भी अवेलेबल होगा, यू कैन इजीली डाउनलोड दिस पेपर फ्रॉम ACC वेबसाइट, आप बहुत इजीली इसको वहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आए जरा देखते हैं उस पेपर का या उस क्वेश्चन का हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और स्ट्रिक्ट देखते हैं कि किस तरीके से आपने पेपर के अंदर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है ये जून 2022 का, यानी कि जून 2022 का क्वेश्चन है ये। जो रिसेंट हमारे पास पेपर्स हैं, रिसेंट अटेम्प्ट्स हैं, उसका ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। सॉरी, सितंबर 2021 का हमारे पास अभी क्वेश्चन है, सितंबर 2021 एंड दिसंबर 2021, यानी कि सितंबर दिसंबर 2021 का एक क्वेश्चन है हमारे पास। और मिम्स कंपनी करके ये हमारे पास फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। आई होप कि ये पेपर आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, नहीं भी होगा तो मैं स्क्रीन शेयर करता रहूंगा। इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स क्या है, डाटा क्या दिया हुआ है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को, फाइनल अकाउंट के स्पेशली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या डाटा दिया हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइडेड है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए जरा एक ओवरव्यू लेते हैं पहले इस क्वेश्चन का कि व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट्स क्या है, डाटा क्या है, उसको हम फिर वहां पे सॉल्व करते हैं जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सिनेरियो 1 है हमारे पास, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। आई रिपीट, सितंबर दिसंबर 2021 का ये रिसेंट यानी कि अटेम्प्ट का पास्ट पेपर है। रेवेन्यू मेरे पास गिवन है 24,300, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन कॉस्ट, इनकम टैक्स से रिलेटेड नोट 3, और वैसे भी हमें पता है, याद रखिएगा कि फाइनल अकाउंट का अगर क्वेश्चन आता है तो IAS 12 से रिलेटेड एडजस्टमेंट लाजमी आती है। तो इट मींस कि अगर आप FR का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आपने IAS 12 का एरिया या आपने डेफर्ड टैक्स का एरिया स्किप किया हुआ है, सो इट मींस कि आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा कि वंस यू आर गोइंग फॉर पेपर दैट इज FR पेपर, you must be prepared for the final account question, you must be prepared for the IAS 12 adjustment. So there will be an IAS 12 adjustment and you must be prepared for this one. तो IAS 12 की एडजस्टमेंट है यहाँ पे, डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड भी है, प्रोविजन दिया हुआ है एज पर IAS 37, रिटेन अर्निंग है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इनटेंजिबल एसेट एज पर IAS 38, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 को हिट किया गया, फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड कुछ अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड देन सस्पेंस अकाउंट भी ओपन किया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी एडजस्टमेंट्स देखते हैं हमारे पास, यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स हैं 7 एडजस्टमेंट्स यहाँ पर गिवन है, 7 एडजस्टमेंट्स हैं। और रिक्वायर्ड अगर हम देख लें, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट बड़ी जबरदस्त है। मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन सेलेक्ट करने का जो मेन रीजन था वो रीजन यही था कि इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 PNL हमें प्रिपेयर करना है, नंबर 2 हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यहाँ पर प्रिपेयर करनी है, एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा जो पार्ट दिया हुआ। और याद रखिएगा कि कैश फ्लो IAS 7 जो एग्जामिनर टेस्ट करेगा वो इसी तरीके से करेगा कि आपको एक फाइनल अकाउंट के मेन क्वेश्चन के अंदर सब रिक्वायरमेंट दे देगा, 3 to 4 मार्क्स की, 5 मार्क्स की। मेन पूरा एक क्वेश्चन बनाना कैश फ्लो से रिलेटेड, इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन ये कि आपके पास यहाँ पर एक पार्शियल रिक्वायरमेंट दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर भी उसने दी है। खैर आए जरा देखते हैं क्वेश्चन का डाटा हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट्स क्या दी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज के अंदर याद रखिएगा हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस फाइनल अकाउंट क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर कि नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर रेशियोज को हिट नहीं किया, यानी कि इस क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के अंदर इसको आइसोलेटली दिया हुआ है। इसमें रेशियोज की जगह मैं यूं कहूंगा कि इसने कैश फ्लो को थोड़ा सा इसने टारगेट किया हुआ है। ठीक है, रेशियोज के लिए अलग से इसने सिनेरियो दिया है, वो सिनेरियो 2 है, इंशाल्लाह उसको भी हम एंड में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है नीरज, तो उसके अंदर रेशियोज टेस्ट किया उसने सिनेरियो 2 के अंदर, सिनेरियो 1 के अंदर उसने एक्सक्लूसिवली फाइनल अकाउंट एंड कैश फ्लो को उसने टारगेट किया, तो हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं अभी। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी फाइनल अकाउंट और इवन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आता है, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन कि कोई भी फाइनल अकाउंट का या कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आपको 100% नहीं आता होगा। आई रिपीट, देखें सर ये ऐसी बात कर रहे हैं आप, तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। यू आर अबाउट टू गिव द ACCA पेपर एंड दैट इज द प्रोफेशनल लेवल पेपर। ठीक है, ये प्रोफेशनल लेवल का, ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का एक पेपर है। सो इट मींस कि आपके पास यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट कंसोलिडेशन का जो क्वेश्चन होगा वो कभी भी आपको 100% नहीं आता होगा, देयर मस्ट बी सम एडजस्टमेंट जो शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे।
कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी जरूर होंगी जो शायद आप ग्रिप नहीं कर पा रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रही, आप उसको कैच नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली ऐसी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स या एडजस्टमेंट्स होंगी। आई रिपीट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको 100% आता हो। इवन थ्रू आउट योर प्रैक्टिस सेशंस, आपने जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए होंगे 15, 20, 25, आपने उन क्वेश्चंस के अंदर देखा होगा कि आपने 80 to 90% सॉल्व कर लिया। एक आधी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जिसकी वजह से आपका आंसर टैली नहीं कर रहा होगा। एंड दैट इज द केस कि एग्जामिनर जब भी कोई नया क्वेश्चन मार्केट के अंदर या जब भी नया क्वेश्चन पेपर के अंदर देता है, तो वो कोई ना कोई ऐसी एडजस्टमेंट जरूर पुट ऑन करता है जो स्टूडेंट को नॉर्मली ट्रबल करती है, जो स्टूडेंट नॉर्मली उसको चैलेंज, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसीसी एग्जामिनर और एनी एग्जामिनर, कि वो स्टूडेंट को थोड़ा सा चैलेंज या टफ टाइम देना चाहता है। तो पहली बात तो मैंने क्या कह दी कि आपका क्वेश्चन 100% आपको आता हो, 100% एडजस्टमेंट आपको आती हो, ये पॉसिबल या जरूरी नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट सॉरी, दूसरी स्टेटमेंट, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको पूरा क्वेश्चन ना आता हो। अभी मैं क्वेश्चन का डाटा आपके सामने रीड करूंगा, ठीक है, एक आधी एडजस्टमेंट शायद आप कहें कि सर हमें ये एडजस्टमेंट शायद समझ नहीं आई, आपने समझाई तो हम समझ में आ गई, हम शायद खुद अटेम्प्ट करते तो ये एडजस्टमेंट हमें समझ में ना आती। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आप बोले यार ये ऊपर से लेके नीचे तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने दोनों स्टेटमेंट्स कही कि ऐसा भी नहीं होगा कि आप कहेंगे पूरा 100% आता है, सारी एडजस्टमेंट आती है, नहीं, कुछ ना कुछ गलती, एरर्स आप शायद कर जाएं। दूसरी बात ये कही कि ऐसा भी नहीं होगा कि आपको कुछ भी ना आता हो, नहीं, आप 80 to 90% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट होंगी जिसको आप रीड नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। एंड आई रिपीट, यू शुडंट बी वरीड अबाउट दिस वन। आपने अपने आप को उसके लिए पैनिक क्रिएट नहीं करना कि यार मुझे दो एडजस्टमेंट नहीं आती, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो दो एडजस्टमेंट्स नहीं आती, रेस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स आपकी ग्रिप है, जस्ट गो एंड सॉल्व इट। आप उसको सॉल्व करें, उसको एडजस्ट करें, और इंशाल्लाह आप उसको मार्क्स जरूर रिवॉर्ड कर पाएंगे, आप उसके वहां के मार्क्स गेन कर पाएंगे। अब स्टूडेंट करता है कि एक दो एडजस्टमेंट्स की वजह से अब तो पूरे क्वेश्चन को स्पॉइल करने की कोशिश करता है। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप कॉन्फिडेंट रहें। और क्वेश्चन अभी मैं रीड करूंगा आपके सामने, हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वन ऑन वन इंटरेक्शन भी रखूं, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर इसका रिप्लाई भी करते रहिएगा। नंबर वन, पहली एडजस्टमेंट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MIMS company noted there was an error in the inventory count at 31st December 2004। देखिए, एक पहला जो रीजन जो स्टूडेंट एडजस्टमेंट नहीं समझ पाता ना, वो ये होता है कि स्टूडेंट एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश ही नहीं करता, वो रीड करता है। डू नॉट रीड दैट एडजस्टमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझे कि उसकी अंग्रेजी में कहना क्या चाह रहा है। 31st December 2004 की इन्वेंट्री काउंट भी, होल्ड ऑन, मैं अपना अकाउंटिंग ईयर एंड पहले थोड़ा सा चेक कर लूं। मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड है 31st December 2005, जबकि वो बात कर रहा है 31st December 2004, लास्ट ईयर की एंडिंग की बात कर रहा है, लास्ट ईयर की एंडिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है, इस ईयर की एंडिंग इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहा। लास्ट ईयर की एंडिंग है तो इस ईयर की ओपनिंग होगी। अच्छा, क्या कह रहा है इसके अंदर, कह रहा है कि इन्वेंट्री काउंट एट 31st December, देयर वाज एन एरर इन द इन्वेंट्री काउंट एट 31st December लास्ट ईयर 2004, मीनिंग दैट बता रहा है क्या हुआ, क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस इन 2004, याद रहे लास्ट ईयर की क्लोजिंग है लेकिन इस ईयर की ओपनिंग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज ओवरस्टेटेड बाय $0.7 million। व्हाट डज इट मीन, यानी कि लास्ट ईयर की एंडिंग ओवरस्टेट हो गई है, लास्ट ईयर की एंडिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो गई है, व्हिच मींस इस ईयर की ओपनिंग ओवरस्टेट हो गई है। और अगर इस ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो गई है तो उसका मतलब मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई तो आगे क्या कह रहा है, नो एंट्रीज हैव येट बीन मेड टू करेक्ट दिस एरर, अलर्ट डी। पता चल गया कि ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है, जो कि अब तक हमने एडजस्ट नहीं किया। सर क्या ही बात हो जाए, बा खुदा क्या ही बात हो जाए कि अगर ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई हो, दादा चेक करके आते हैं, आए जरा चेक करें, अगर ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई हो तो क्या ही बात हो जाएगी, हम ओपनिंग इन्वेंट्री को कम कर देंगे 0.7 मिलियन से, जिंदगी हो गई गुले गुलजार। आए जरा चेक करते हैं, चेक करते हैं। एक मिनट, ये क्या दिख रहा हूं मैं, ये दिख रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। याद रखिएगा, जब भी ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ होगा, इट मींस ओपनिंग इन्वेंट्री इसी के अंदर इनबिल्ट होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ सेल्स का होना, इट्स कंफर्म कि इसमें ऑलरेडी ओपनिंग इन्वेंट्री भी है और एंडिंग इन्वेंट्री भी है। तो इसका मतलब ये कि ओपनिंग इन्वेंट्री इसी के अंदर शामिल है, मुझे अब जो एडजस्टमेंट करनी है इसी के अंदर करनी है। अच्छा, एक और चीज इससे मैं थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड और रिकॉल करूंगा, होपफुली आप लोगों ने पढ़ा होगा, IAS 8। IAS 8, देखिए ये सेशन जो है ना, इट्स अ रिवीजन सेशन, इट्स अ फाइनल अकाउंट सेशन। और फाइनल अकाउंट के बारे में मैं कहता हूं कि फाइनल अकाउंट इज अ समरी ऑफ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की समरी को नॉर्मली फाइनल अकाउंट कहा जाता है। इसमें तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मली टेस्ट किए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि बाकी के स्टैंडर्ड भी कुछ हद तक हम इसको रिवाइज कर सकें। IAS 8 तीन चीजों से डील करता है, तीन चीजें, कितनी, तीन चीजें। नंबर वन, पहली चीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट।
अकाउंटिंग पॉलिसीज, एंड थर्ड वन इज द प्रायर पीरियड एरर। यहां पर हो रहा है प्रायर पीरियड एरर। प्रायर पीरियड एरर की ट्रीटमेंट क्या होती है कि मुझे प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स को भी रेक्टिफाई करना पड़ता है। सर वो कैसे करते हैं, और उसका आसान हल जो IAS 8 ने बताया दैट इज कि आप रिटेन अर्निंग को एडजस्ट करें। कोई भी गलती अगर आपको पिछले साल की मिल जाए, कहता है कि आप रिटेन अर्निंग को एडजस्ट कर दें, काम आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्यों क्यों? देखो, रिटेन अर्निंग एक ऐसा लाइन आइटम है जिसमें प्रीवियस तमाम पिछले 20 सालों का प्रॉफिट का इंपैक्ट शामिल है। तो 10 साल पहले भी अगर कोई एरर हुआ है, रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करोगे, यूं समझा जाएगा कि प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स भी एडजस्ट हो गए। तो उसका मतलब ये कि मुझे इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर एडजस्टमेंट कैसे होगी? अब सोचते जरा, सोचते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, इसका मतलब यह है कि मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा। और ओपनिंग इन्वेंट्री को एडजस्ट करने के लिए सर मुझे करना क्या पड़ेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो मेरे पास क्या की ओवर स्टेट, मुझे कम करना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये है कि मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करना, ओपनिंग इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा। और ओपनिंग इन्वेंट्री को कम करने का मतलब है मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करना पड़ेगा। मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स, जबरदस्त जबरदस्त हसन, शाबाश, कॉस्ट ऑफ सेल्स को मुझे कम करना पड़ेगा। और प्लस इसकी एडजस्टमेंट कहां पर होगी? रिटेन अर्निंग में। क्यों? देखो सुनना जरा, अगर लास्ट ईयर की एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो गई है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा रिटेन अर्निंग का बैलेंस भी ओवर स्टेट हो चुका है। एंडिंग इन्वेंट्री इज कंसिडर्ड एज एन रेवेन्यू, एज अ रेवेन्यू। तो इसका मतलब लास्ट ईयर की आपकी एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट है, दैट मींस लास्ट ईयर का रिटेन अर्निंग भी ओवर स्टेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे रिटेन अर्निंग के बैलेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रिटेन अर्निंग का बैलेंस ओवर स्टेटेड होगा। तो इसका मतलब इस पहली ट्रांजैक्शन की अगर मैं एडजस्टमेंट करूं, तो पहली ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट हमारे पास क्या बनेगी? मैं जानबूझ के ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म आपके पास भी होगा, सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस इसी पे करें। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर देखें, इस शीट के ऊपर आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी कि वर्किंग वगैरह भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिटेन अर्न यानी कि एंट्री बना रहा हूँ, ऑल्दो ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप एंट्रीज बना लेते हो तो थोड़ा सा आपके लिए जो है वो एडजस्ट करना आसान हो जाता है। रिटेन अर्निंग डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट कितने से? 0.7 मिलियन से, यानी कि अगर मैं इसको 1000 में वर्क करूं तो दैट इज 700 से मेरे पास यहाँ पर ये एडजस्टमेंट मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो मैं पहली एडजस्टमेंट अभी लेके चल रहा हूँ, और पहली एडजस्टमेंट के अंदर उसने क्या कहा है कि आपने एंडिंग इन्वेंट्री लास्ट ईयर की ओवरस्टेट कर दी थी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करने के लिए इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री का डाटा डायरेक्टली दिया हुआ होता तो मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को ही क्रेडिट कर देता। बात समझ रहे हैं? लेकिन अभी मेरे पास फिलहाल ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, तो जो एडजस्टमेंट होगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही होगी। अभी हम फाइनल पीएनएल बना लेंगे, लेकिन पहले हम एडजस्टमेंट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? प्रोविजन रिलेट्स टू, इसका मतलब प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में भी होगा। आया जरा चेक करते हैं जरा, प्रोविजन कहां दिया? ये रहा यार, दिख गया। ऑन 1 जनवरी 2005, और याद रहे 31 दिसंबर 2005 इज द अकाउंटिंग ईयर एंड, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर है। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दे रहा है 4600, और नोट 2 पे रेफर भी कर रहा है, परफेक्ट हो गया। यानी कि मैं याद रखूंगा कि प्रोविजन ओपनिंग बैलेंस 4600 है, भूलिएगा मत, ठीक है? मैं पूछूंगा भी आप लोगों से। अच्छा आगे क्या कह रहा है इसके अंदर? प्रोविजन रिलेट्स टू अ कोर्ट केस, कह रहा है जो प्रोविजन है ये कोर्ट केस से रिलेटेड है इन एग्जिस्टेंस, जो कोर्ट केस एग्जिस्ट कर रहा है सिंस दिसंबर 2004, यानी कि लास्ट ईयर 2004 की बात कर रहा है, 2004 से ही चलता हुआ आ रहा है। मींस कंपनी सेटल्ड दिस केस ऑन 31 दिसंबर 2005। आज ईयर एंड पे ये कोर्ट केस सेटल्ड हो गया फॉर $6 मिलियन। एक मिनट यार, है कोई जो मुझे यार खुद बताए? थोड़ा सा दिमाग चलाएं आप, थोड़ा सा सोचे। देखें ये सेशन हमें रखना है 2 इंटरेक्शन में, समझ रहे हैं? मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों से बातें नहीं करूंगा, आप लोगों ने भी मुझे चैट बॉक्स में थोड़ा सा बताना है कि यार ये बताएं कि हुआ क्या। एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और आंखें खोलूं। प्रोविजन रिकॉर्डेड था 4600, और क्या कह रहा है कि आज 31 दिसंबर 2005 पे ये प्रोविजन सेटल्ड हुआ है, कोर्ट केस की पेनल्टी लगी है फॉर $6 मिलियन। है कोई जो मुझे थोड़ा सा बता सके कि क्या हो गया है यार? कोई बताएगा कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ इश्यू हुआ है यहाँ पे? है कोई जो मुझे बताएगा कि यार क्या इश्यू, कोई इश्यू हुआ है यहाँ पर? ही कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? जी चैट बॉक्स में मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें प्लीज। जबरदस्त शऊर, वेरी गुड शऊर, जबरदस्त, एक्सीलेंट। सर प्रोविजन रॉन्ग एस्टिमेट कहूं या अंडर एस्टिमेट कह लूं? सही कह रहा हूं मैं? यानी कि जो हमने प्रोविजन एस्टिमेट किया था दैट वाज 4600, बट एक्चुअली इट इज नाउ प्रूव्ड, नाउ द एक्चुअल प्रोविजन और द एक्चुअल लायबिलिटी और द एक्चुअल एक्सपेंस इज
$6,000, एक्चुअल इज $6,000। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर कि सर हमने प्रोविजन एस्टिमेट किया था 4,600, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो एक्सपेंस आ रहा है या जो प्रोविजन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है दैट इज $6,000 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, $6,000 आ रहा है, 1.4 होगा इंक्रीज, शायद मेरे ख्याल है तुमने माइनस गलत कर दिया। तो इसका मतलब ये है, मतलब ये है कि सर हमने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया, तो हमें बिल्कुल शाहिद अली हमें यहाँ पर अपने प्रोविजन को इंक्रीज करना पड़ेगा विद द वैल्यू विद द अमाउंट ऑफ 1.4 दैट इज 1400 से इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा होल्ड ऑन, दिस इज नॉट द केस, एडजस्टमेंट कंप्लीट करते हैं जरा। द फुल अमाउंट वाज क्रेडिटेड करेक्टली टू द कैश, कह रहा है कि हमने कैश में बिल्कुल परफेक्टली अमाउंट को क्रेडिट कर दिया है विद अ करस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री, with a corresponding debit entry made to the suspense account। अब कहां फंसा दिया, चल आए इसकी एंट्री बनाते, टेंशन ना ले। पहले तो मुझे बताएं कि सबसे पहली चीज अंडर प्रोविजन था, मुझे इसको ओवर यानी कि मुझे प्रोविजन को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट यानी कि प्रोविजन एक्सपेंस डेबिट या पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, ऐसे ही है, प्रोविजन क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से बनेगी, दैट इज माइनस करेंगे तो 1400 से हमारे पास यहाँ पर प्रोविजन की एंट्री बन गई। पहली एडजस्टमेंट तो ये होगी। दूसरी बात क्या कह रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो क्या कहता है ये कि दिस फुल अमाउंट यानी कि 6,000 की बात कर रहा है, वाज करेक्टली क्रेडिटेड, कह रहा है कि हमने कैश में क्रेडिट कर दिया, कर देते हैं यार, क्रेडिट कर देते हैं। और कह रहे हैं डेबिट टू द सस्पेंस अकाउंट, के एरर क्या किया उसने कि सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर उसने डेबिट कर दिया है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट कर दिया, 6,000 से यहाँ पर उसने डेबिट कर दिया। सर होना क्या चाहिए था यार, ये होना क्या चाहिए था, समझ में नहीं आया इसके अंदर, होना क्या चाहिए था इसके अंदर होना क्या चाहिए था इसके अंदर। सर इसने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, बाय द वे 6,000 से कैश तो उसने परफेक्टली क्रेडिट कर दिया, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सस्पेंस अकाउंट की जगह क्या डेबिट होना चाहिए था, सर सस्पेंस अकाउंट, देखो जब हम लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं तो सस्पेंस अकाउंट की जगह क्या डेबिट होना चाहिए था, पेनल्टी पेएबल, वेरी गुड, और मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड नीरज फॉर दिस वन इज प्रोविजन। क्या डेबिट होना चाहिए था, प्रोविजन। देखो प्रोविजन दैट वाज ऑलरेडी रिकॉर्डेड 4,600, we recorded an additional provision of 1,400, it means the total provision for 6,000, तो it means provision डेबिट होना चाहिए था 6,000 से, लेकिन इस इडियट यानी कि जो भी अकाउंटेंट है इसने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया 6,000 से, तो इट मींस व्हाट विल बी द करेक्टिंग एंट्री फॉर दिस वन, सो करेक्टिंग एंट्री वुड बी प्रोविजन डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 6,000, आई होप कि ये एडजस्टमेंट क्लियर होगी। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर जी, क्या ये एडजस्टमेंट क्लियर है, प्लीज यहाँ पे नोट करें। इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि मेरी एडजस्टमेंट नंबर 1 रिटेन अर्निंग वाली, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, रिटेन अर्निंग वाली एडजस्टमेंट है हमारे पास। अच्छा रिटेन अर्निंग वाली हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी, दूसरी एक्सपेंस और प्रोविजन हमने रिकॉर्ड किया, ये वाली एडजस्टमेंट है हमारे पास। और तीसरी सर ये जो मैंने एंट्री बनाई है सस्पेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये एरर की एंट्री थी जो मैंने अभी सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। और मेरे पास यहाँ पर प्रोविजन में रिकॉर्ड किया है, ये हमारे पास एक एंट्री यहाँ पर हो जाएगी प्रोविजन की, हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पर की है इसके अंदर, यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। अच्छा अब आगे चलते जरा, एडजस्टमेंट ये वाली कंप्लीट हो गई हमारे पास। फिर थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं, इनकम टैक्स। यार आई वुड रिकमेंड कि इनकम टैक्स वाली एडजस्टमेंट जो यहाँ पर दी है ना, ये आप लोग पहले ट्राई करें खुद से यार, ये खुद से ट्राई करें। और ये समझ ले बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आई रिकमेंड कि आप उसको प्लीज पहले खुद से ट्राई करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। इस एडजस्टमेंट को आप पहले खुद से ट्राई करें जरा। इससे रिलेटेड ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। पहले इस स्टेटमेंट को अपने पास कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं ट्रायल बैलेंस की स्टेटमेंट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें जरा प्लीज, इसकी एडजस्टमेंट प्लीज खुद से ट्राई करें सब पहले। एडजस्टमेंट क्या दे रहा है, इनकम टैक्स फिगर इन द ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू एन अंडर और ओवर प्रोविजन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। The current year tax is estimated to be a tax refund of $1.2 million. In addition to this, the deferred tax liability at 31st December 2005 is estimated to be $8.2 million. ये हमारे पास यहाँ पर उसने एडजस्टमेंट दी हुई है। अब मैं आपको ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ जरा। ट्रायल बैलेंस के अंदर
इससे रिलेटेड दो वैल्यूज होंगी, एक इनकम टैक्स की होगी दैट इज, और एक डेफर्ड टैक्स। ये दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ रही है इसके अंदर, ये दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ रही है। प्लीज इसकी एडजस्टमेंट करें और मुझे बताएं इनकम टैक्स कितना आएगा, टोटल इनकम टैक्स जो कि हम पीएनएल में रिपोर्ट करेंगे, ये मुझे बताएं जरा कितना आएगा। प्लीज सब ट्राई कर रहे हैं, मुझे एक्नॉलेज करें जरा, ट्राई करें सब चैट बॉक्स के अंदर, मुझे एक्नॉलेज करें जरा, क्या सब ट्राई कर रहे हैं ये इनकम टैक्स वाली एडजस्टमेंट? जी जल्दी से मुझे ट्राई करके बताएं कि टोटल इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड इन पीएनएल कितना होगा। जबरदस्त हसन, शाबाश। और उसके अलावा बाकी प्लीज बताएं जरा, आंसर बताएं जल्दी से, शाबाश। नोट 3 शो कर देता हूँ, नोट 3 शो कर देता हूँ नीरज। नोट 3, ये रहा नोट 3। पार्शियल फिगर भी पता चलती जाए तो बता जाए, करंट टैक्स कितना होगा, प्रायर टैक्स कितना होगा, डेफर्ड टैक्स कितना होगा, ये भी मुझे बता दे जाए। अगर पार्शियल वैल्यूज आ जाए तो वो भी बता दे मुझे कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द करंट टैक्स टू बी रिपोर्टेड। हसन एजाज, गुड है, शाबाश। जी और बाकी स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट करें, शाबाश। $1840 इनकम टैक्स देख लेते चले शऊर। -700, ठीक है देख लेते हैं इसको। -700 इनकम टैक्स, ये टोटल इनकम टैक्स बता रहे हो नीरज? ये टोटल इनकम टैक्स बता रहे हो नीरज? चले देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं। चले आए जरा इसको देखते हैं, एडजस्टमेंट को देखते हैं जरा। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम यहाँ पर इनकम टैक्स की वर्किंग करते हैं तो हमें पता है कि इनकम टैक्स के अंदर मेरे पास यहाँ पर तीन तरह के टैक्सेस होते हैं। नंबर वन द करंट टैक्स, नंबर टू प्रायर टैक्स, एंड थर्ड वन इज द डेफर्ड टैक्स। ये तीन तरह के टैक्सेस मेरे पास होते हैं। और एक बात मैंने हमेशा कही है क्या, कि करंट और प्रायर टैक्स हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होंगे, इसमें आपने जिद्दत पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ एक चीज है जो हमेशा आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज द डेफर्ड टैक्स। तो आए जरा देखते हैं कि हमारे पास करंट टैक्स और प्रायर टैक्स के बारे में क्या कह रहा है। इनकम टैक्स मेरे पास दे रहा है डेबिट बैलेंस, और ये डेबिट बैलेंस का मतलब है कि ये अंडर प्रोविजन है। और अगर ये अंडर प्रोविजन है तो उसका मतलब ये है कि मुझे इस साल एक्सपेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा।
सो मेरे पास यहाँ पर कितना आ रहा है 140, तो 140 का एक्सपेंस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ये प्रायर टैक्स हमारे पास हो गया। अच्छा करंट टैक्स के बारे में, डेफर्ड टैक्स हम बाद में देखेंगे। करंट टैक्स के बारे में अगर देखिए तो क्या कह रहा है इसके अंदर, कह रहा है कि आपके पास द करंट ईयर टैक्स इज एस्टिमेटेड टू बी अ टैक्स रिफंड ऑफ 1.2 मिलियन। कुछ लोग जज्बात में आते हैं और कहते हैं 1.2 मिलियन का करंट टैक्स। सर 1.2 मिलियन का करंट टैक्स जरूर है, लेकिन ये वर्ड भी तो गौर करें, क्या कह रहा है इसके अंदर, अ टैक्स रिफंड ऑफ 1.2 मिलियन। टैक्स रिफंड ऑफ 1.2 मिलियन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर टैक्स एक्सपेंस नहीं है, रिफंड है, यानी कि आपने ज्यादा कोई पे कर दिया था, आपको रिसीव हो रहा है, एज अ रिसीव, क्या रिबेट दिया जा रहा है। रिबेट का मतलब ऐसा इनकम रिकॉर्ड कर, तो उसका मतलब ये कि करंट टैक्स हमारे पास 1200 माइनस, यानी कि एक्सपेंस को बढ़ाएगा नहीं बल्कि एक्सपेंस को कम करेगा, तो उसको माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? प्लीज हाँ शऊर बेटा, ये देखना है इसके अंदर, ये इसको बहुत गौर से आपने देखना है। मुझे नॉर्मली स्टूडेंट करता है ये इसके अंदर जज्बात में आता है, उसके अंदर देखता है कि 1.2 मिलियन है, इसको टैक्स एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। नो, इट्स नॉट अ टैक्स एक्सपेंस, इट्स अ रिफंड, एंड रिफंड मींस इट्स एन इनकम, एंड इफ इट इज एन इनकम इट विल नॉट इंक्रीज योर एक्सपेंस, इट विल रिड्यूस योर एक्सपेंस, तो इसलिए हमने इसको माइनस 1200 के साथ देखा। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? जी क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? अच्छा जनाब, फिर इसके बाद आगे चलते हैं जरा, आगे चलते हैं जरा, फिर डेफर्ड टैक्स के बारे में क्या कह रहे हैं देखते हैं इसके अंदर। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, इन एडिशन टू दिस द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एट 31st दिसंबर इज एस्टिमेटेड 8.2 मिलियन। अच्छा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 7700, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास दे रहा है कितना, 8.2 मिलियन। 8.2 मिलियन का हमारे पास यहाँ पर क्या दे रहा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है। तो 7200 और हमारे पास यहाँ पर 7200 और 8200, ऐसा ही 7200 और 8200, तो हमारे पास यहाँ पर इसका डिफरेंस आ जाएगा, कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 7200, मैंने सॉरी 7700, 7700, 7700 है हमारे पास, और 8200, तो ये हमारे पास कितना गया, दैट इज 500। और अगेन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उसका मतलब एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसका हम टोटल कर लेते हैं कि सम कितना आ रहा है, तो टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड 560 एज अ माइनस। और माइनस का मतलब पता है क्या है? माइनस का मतलब है कि ऐसा एक्सपेंस नहीं बल्कि ऐसा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा कि अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आ रहा है 500 या प्रॉफिट आ रहा है 2000 का, तो 2000 में से इनकम टैक्स को नॉर्मली हम माइनस करते हैं, लेकिन जब ये आपके पास माइनस में आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि हम इस दफा इनकम टैक्स को माइनस नहीं करेंगे बल्कि फिर प्लस करेंगे, यानी कि ऐसा रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है इसके अंदर? जी क्या ये एडजस्टमेंट समझ में आ रही है इनकम टैक्स वाली? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा चैट बॉक्स के थ्रू। चलिए जनाब आगे चलते हैं जरा, इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट पे चलते हैं। इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट हमने की, फोर्थ एडजस्टमेंट पे चलते हैं जरा। फोर्थ एडजस्टमेंट पे चलते हैं, क्या कह रहा है, ऑन 30 सितंबर 2005, ऑन 13 यानी कि ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहा है, 31 दिसंबर में अकाउंटिंग ईयर एंड है। मिम्स कंपनी मेड अ वन फॉर राइट इशू, वन फॉर राइट इशू, द एक्सरसाइज प्राइस वाज $3.50 per share, the proceeds were correctly accounted for in the cash with a corresponding entry being made in the suspense account। सर राइट शेयर्स इशू किए हैं, और राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स को थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करें, तो राइट शेयर्स आपके पास क्या है कि जो अगेंस्ट कंसिडरेशन यानी कि कैश के जो है वो इशू किए जाते हैं, तो उसका मतलब राइट शेयर्स इशू किए। और राइट शेयर्स अगर थोड़ा सा रिकॉल करें हम पास्ट को, तो राइट शेयर्स इशू करने के लिए नॉर्मली स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 हम एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं, और उसके ऊपर फिर जो हमारे पास क्राइटेरिया दिया गया होता है 144, वो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, एंड देन फिर नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर हम जो है वो राइट शेयर्स इशू करते हैं। एक काम करें, राइट शेयर्स की मुझे अमाउंट कैलकुलेट करके बताएं जरा, शाबाश जल्दी से। अमाउंट और उसकी एंट्री अगर मुझे बता दें, अमाउंट बता दें, एंट्री बता दें, जल्दी से जरा शाबाश मुझे बताएं जरा। राइट शेयर्स, राइट शेयर्स की एंट्री, अभी एरर जो है उसको छोड़ दें, मुझे राइट शेयर्स की एंट्री बताएं क्या बननी चाहिए, किस अमाउंट से और क्या बननी चाहिए, मुझे राइट शेयर्स की एंट्री बताएं जरा। राइट शेयर्स की एंट्री बताएं, इसके लिए डेफिनेटली आपको शेयर कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट आपके पास यहाँ पर गिवन है, पार वैल्यू इज $1, और ये आपके पास $60,000 जो है ये आपके पास शेयर कैपिटल का अमाउंट मौजूद है। शेयर कैपिटल का अमाउंट $60,000 मौजूद है, और राइट शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो मुझे जल्दी से जरा राइट शेयर्स की अमाउंट और उसकी एंट्री बता दें, शाबाश जल्दी से मुझे जल्दी से राइट शेयर्स की अमाउंट बता दें जरा।
जी जल्दी से राइट शेयर्स कितने के इशू किए और उसकी एंट्री बता दें, शाबाश जल्दी से। गुड हो गया नीरज, आगे चलो फिर। ठीक है परफेक्ट है। एंट्री बताओ क्या बननी चाहिए, एंट्री क्या बननी चाहिए थी इसकी, एंट्री क्या बननी चाहिए थी। गुड हो गया हसन, शाबाश। जी नीरज एंट्री बनाओ क्या बननी चाहिए थी, बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें जरा। आदिल, हानी, मोहम्मद, शाहिद, शऊर। व्हाट एंट्री शुड बी मेड, क्या एंट्री बननी चाहिए थी इसकी। अच्छा राइट शेयर्स को इशू करने का हमारे पास तरीका क्या है, किस तरह हमें पता है राइट शेयर इशू कर रहा है, और 60,000 हमारे पास शेयर कैपिटल है ऐसे ही। अच्छा 60,000 अगर हमारे पास शेयर कैपिटल है तो 60,000 डिवाइडेड बाय, यानी कि पार वैल्यू इज $1, तो 60,000 शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स इज 60,000, 1 for 4 दैट इज डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, और फिर इसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.50 से। सो हमने 50,000 52,500 के राइट शेयर इशू किए। इट मींस कैश या बैंक जब डेबिट होगा तो 52,500 से, और डेफिनेटली कि ये जो आपने शेयर्स इशू किए ये अबव दी पार वैल्यू किए तो शेयर कैपिटल भी क्रेडिट होगा, और इसी तरीके से शेयर प्रीमियम का अकाउंट भी क्रेडिट होगा। शेयर प्रीमियम और कैपिटल, और शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द पार वैल्यू। और कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, दैट इज हमने यहाँ पर इशू किए हैं कितने शेयर्स, दैट इज 15,000, 15,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय $1 इज द पार वैल्यू, 15,000 हो जाएगा। एंड अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50 जो कि प्रीमियम की वैल्यू 37,500, तो ये हमने शेयर प्रीमियम, ये एंट्री बननी चाहिए थी। अब रिमेंबर ये एंट्री बननी चाहिए थी। अब एडजस्टमेंट पे आते देखते जरा करा क्या उसने, कह रहा है कि इसने करा ये कि उसने यहाँ पर द प्रोसीड्स वर करेक्टली काउंटेड फ्रॉम कैश, कह रहा है कि कैश को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि बैंक को रिकॉर्ड कर दिया, कैश को हम डेबिट कर देते 52,500 से, ये इसने बिल्कुल परफेक्ट रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद क्या किया इसने, करस्पॉन्डिंग एंट्री बीइंग क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, कह रहा है इसकी क्रेडिट साइड के ऊपर जहां शेयर कैपिटल और प्रीमियम आना चाहिए था, इसने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, कितने से क्रेडिट कर दिया है 52,500 से क्रेडिट कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि 52,500 से अब क्रेडिट कर दिया, अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, चलें करेक्शन बताएं जरा, करेक्शन कैसे करेंगे, ये गलती हो गई, माफ करें गलती हो गई, अब करें क्या बताएं जरा जल्दी से बताएं जरा, अब होगा क्या, कैसे करेंगे अब। जी किस तरीके से होगा, सस्पेंस अकाउंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेबिट करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे विद द सेम अमाउंट 52,500, और इसके अलावा एग्जैक्टली शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम को हम यहाँ पर, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ 15,000 एंड 37,500। ये एडजस्टमेंट हमारे पास है जो कि रेलिवेंट है, जिसकी हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट शेयर, ये जो मैंने एंट्री बनाई है ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ एरर की एंट्री है, सिर्फ समझाने के लिए कि ये एंट्री कर दी है, लेकिन करेक्शन हमने इस तरीके से यहाँ पे करनी है। तो ओरिजिनल एंट्री वाज दिस शुड हैव बीन डन, व्हाट अकाउंटेंट डिड, ये आपके पास हो गए, एंड व्हाट नाउ वी हैव टू डू इज दिस, कि हमें ये अब ट्रांजैक्शन यहाँ पे एडजस्ट करनी है। चल आगे चलते जरा, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं जरा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट थोड़ी लेंथी एडजस्टमेंट है, देखते हैं जरा क्या कह रहा है इसके अंदर। नहीं एंट्रीज शो करना जरूरी नहीं है, एंट्रीज सिर्फ हम अपनी हेल्प के लिए, अगर तुम चाहो तो रफ पेपर भी बना सकते हो, मैं एक्सेल पे बना रहा हूँ ताकि तुम लोग देख सको, अदरवाइज अगर आप ये एंट्रीज अपने पास जो रफ पेपर आपके पास गिवन होगा उस पर भी आप प्रिपेयर करके कर सकते हैं, अदरवाइज एंट्रीज बनाना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा फिफ्थ एडजस्टमेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, गौर से देखिएगा। मिम्स कंपनी एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, दैट इज IAS 40 की बात कर रहा है, फॉर $20 million कैश ऑन 1 January 2005, दैट इज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड डिसाइडेड टू यूज द फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल को रिकॉल कीजिएगा कि जब हम IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल को यूज करते हैं तो उसके बाद दो चीजें, एक जो इंपॉर्टेंट चीज कि कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, दूसरी चीज कि अगर कोई फेयर वैल्यू गेन यानी कि एज मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज भी है, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू,
such increase or decrease will not be recorded in the revaluation surplus account or will not be recorded in OCI, but instead it will be recorded in P&L. If there is a gain, it will be directly transferred to the P&L account. If there is a loss, this will directly be charged to the P&L account. It means हम उसका gain और loss OCI में transfer नहीं करते. अच्छा, आगे देखते हैं जरा क्या कह रहा है इसके अंदर. As the property is expected to have a 20 years useful life, depreciation was recorded on this basis. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. क्या कर दिया? फेयर वैल्यू मेथड पे हमने इसको मेजर किया हुआ और कह रहा है कि हमने इसका 20 इयर्स लाइफ थी तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया. खैर आगे चलते हैं. The fair value of the property at 31st December 2005 has been assessed at $22 million, but no accounting has taken place in relation to this. All depreciation and amortization is charged on pro rata basis to admin expenses. There were no other acquisition or disposal on the non-current asset account. Simply, देखो इस एडजस्टमेंट को हम समराइज करते हैं. हुआ क्या है कि सर आपके पास एक फेयर वैल्यू, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, फेयर वैल्यू मेथड पे मॉडल पे आपने उसको रिकॉग्नाइज किया था एंड यू चार्ज द डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ ऑफ 20 इयर्स. आपने इस साल का डेप्रिसिएशन उसका चार्ज कर दिया. और प्लस दूसरी एक और बात जो एडजस्टमेंट यहाँ पे दी हुई है कि आज 31 दिसंबर पे उसकी फेयर वैल्यू है 22 मिलियन की, जो कि आपने अभी तक उसकी कोई एडजस्टमेंट या एंट्री रिकॉर्ड नहीं की. पहले खुद से जरा ट्राई करें जरा इस एडजस्टमेंट को. क्या एडजस्टमेंट अब करना क्या पड़ेगा, यानी कि अब हमें क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी. पहले थोड़ा सा खुद से ट्राई करें जरा, इसको प्लीज ट्राई करें जरा खुद से. दो गलतियां हैं. नंबर वन कि एक तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया. दूसरी गलती क्या है कि आपने जो फेयर वैल्यू बढ़ी है, जो मार्केट वैल्यू बढ़ी है, उसको अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से मैं ट्रायल बैलेंस भी आपको दिखा दूं, उसका रेलेवेंट पार्ट ये रहा. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 19,000 आपके पास दे रहा है. ये रहा इसका रेलेवेंट नोट. जी बताइए जरा. गुड एहसान, शाबाश. जी क्या एडजस्टमेंट होगी? शाहिद, शऊर, हानी, मोहम्मद, आदिल, जी नीरज. जी नीरज बताएं जरा. शाहिद, मोहम्मद, शऊर, चलिए आए जरा देखते हैं पहले इसके अंदर. मेरे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 20 मिलियन. ऐसे ही क्या कह रहा है इसके अंदर कि 20 मिलियन की हमने एक्वायर की थी 1 जनवरी 2005 पे. अच्छा, ट्रायल बैलेंस में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 19 मिलियन आ रही है, यानी कि 19,000 पे उसने रिकॉर्ड किया हुआ है. सर ऐसा क्यों 19,000 पे क्यों रिकॉर्ड किया हुआ है? क्योंकि उसने एक साल का डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया है, जबकि फेयर वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होना चाहिए.
तो इसका मतलब 20,000 डिवाइडेड बाय 20 लाइफ इसकी कंसिडर की है, सो इट मींस 1000 का डेप्रिसिएशन है। अब ये 1000 का डेप्रिसिएशन ये चार्ज करके बैठा हुआ है, यानी कि ये 1000 का डेप्रिसिएशन जो है ये चार्ज करके बैठा हुआ है। तो अब करना क्या सर, मुझे पहले तो इस डेप्रिसिएशन जो इसने गलत चार्ज किया हुआ मुझे इसकी पहले रिवर्सल करनी है। अब सुने जरा सर, डेप्रिसिएशन की जब रिवर्सल करूंगा तो सबसे पहले होगा क्या, मुझे अपने एसेट की कॉस्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से उसने एसेट की वैल्यू को कम कर दिया है, तो सबसे पहले तो मुझे करना ये पड़ेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने डेप्रिसिएशन जब चार्ज कर दिया तो इट मींस एसेट की वैल्यू कम हो गई है, तो एसेट की वैल्यू को बढ़ा दिया, प्लस डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से एक्सपेंस भी उसने बढ़ा दिया होगा, तो मुझे एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। और क्या कह रहा है कि हम ये सारे डेप्रिसिएशन के जो एक्सपेंसेस हैं ये एडमिन में चार्ज करते हैं, तो इट मींस एडमिन एक्सपेंसेस को कम कर दूंगा। कितने से कम कर दूंगा? 1000 से। पहली एडजस्टमेंट तो ये हो जाएगी कि हमने डेप्रिसिएशन का रिवर्सल कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात कह रहा है कि एसेट की वैल्यू अब 20,000 का हो गया, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आज इसकी फेयर वैल्यू 22,000,000 हो चुकी है, जिसकी अभी तक कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ठीक है हम एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, वैल्यू बढ़ गई है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और चूंकि ये IAS 40 है सो फेयर वैल्यू गेन यानी कि PNL क्रेडिट, फेयर वैल्यू गेन दैट इज PNL क्रेडिट कितना आ जाएगा? दैट इज 2000, कि आपके पास यहाँ पर 20,000 पे रिकॉर्डेड था और 22,000 उसकी फेयर वैल्यू हो गई, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन यानी कि PNL क्रेडिट। तो ये दो एडजस्टमेंट्स हमारे पास यहाँ पर होंगी इससे रिलेटेड। चल आगे जरा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट 6 एडजस्टमेंट हमारे पास, 6 एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? मिम्स कंपनी incurred number of expenses in relation to the brand during the year and has capitalized the following cost as intangible asset. Number 1 कह रहा है 1.3 million $1,300 cash was paid on 1st April 2005 यानी कि during the period to promote one of its major brand which is deemed to have an indefinite life. क्या मतलब? कह रहा है कि हमने यहाँ पर कुछ एक्सपेंडिचर किए हैं, कुछ प्रमोशंस किए बाय द वे ब्रांड को यहाँ पर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की होगी, प्रमोशंस की होंगी, और जो प्रमोशंस हमारे पास यहाँ पर है 1.3 मिलियन की। याद रहे ये जो प्रमोशंस हैं ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कैपिटलाइज या ब्रांड के अंदर कैपिटलाइज नहीं होगा, ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स हैं, ये एसेट को बनाने के लिए नहीं बल्कि उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए किया गया, प्रमोशंस के लिए किया जाए। तो उसका मतलब ये कि जब भी प्रमोशंस के लिए कोई भी खर्चा किया जाए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, उसको हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, तो ये प्रमोशनल एक्सपेंडिचर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हुआ क्या है सर? हुआ कुछ यूं है कि ये जो आपके पास 1300 का अमाउंट है ये इसने कैपिटलाइज कर दिया है ब्रांड के अंदर। कहां पे कैपिटलाइज कर दिया इसको? ब्रांड के अंदर इसको कैपिटलाइज कर दिया है, ब्रांड के अंदर इसको कैपिटल 1300 का जो अमाउंट है ये ब्रांड के अंदर कैपिटलाइज कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए सर? होना क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर उसको एक्सपेंस आउट करना चाहिए था, एक्सपेंस आउट करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। नंबर 2, इसी ब्रांड से रिलेटेड एक और बात कह रहा है, $2 million cash was paid on 1st October 2005 that is during the year to acquire a brand from one of its competitors. Mims company expect the brand to have a useful life of 5 years. Mims company intend to sell it after 5 years at the point of sale. It is estimated that the value of brand will have increased and so no amortization has been accounted for in the current year. कह रहा है कि हमने ब्रांड को रिकॉग्नाइज तो कर दिया, लेकिन क्या कह रहा है इसके अंदर? कह रहा है कि हमने इसकी कोई भी एमोर्टाइजेशन यहाँ पर अभी भी कैलकुलेट नहीं की। क्यों? इसलिए कैलकुलेट नहीं की इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए ये कोई रीजन नहीं है। IAS 38 ये कहता है कि उन इंटेंजिबल एसेट्स की एमोर्टाइजेशन नहीं होगी जो इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ रखते हैं, जैसे कि आपके पास गुडविल है या लाइफ टाइम का लाइसेंस है, लाइफ टाइम का कॉपीराइट है। लेकिन अगर आपके एसेट की यूजफुल लाइफ है तो उसका मतलब उसको आपने एमोर्टाइज करना पड़ेगा। इट मींस मुझे इस ब्रांड का एमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आए जरा देखते हैं अब इसकी एडजस्टमेंट हमारे पास होगी कैसे। इसकी एडजस्टमेंट होगी कैसे कि मेरे पास यहाँ पर $1.3 मिलियन जो आपने यहाँ पे पे किया है ये कैपिटलाइज कर दिया है। मुझे करना क्या पड़ेगा सर? मुझे इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि हम करेंगे क्या कि जो आपके पास यहाँ पे ब्रांड एक्सपेंस है, ब्रांड एक्सपेंस कह लें या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कह लें, ब्रांड एक्सपेंस डेबिट और इसी तरीके से ब्रांड क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपने इसको इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज किया हुआ है विद द अमाउंट ऑफ 1300। तो 1300 से हमने यहाँ पर क्या कर दिया? ब्रांड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और ब्रांड को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। एक एडजस्टमेंट तो ये हमारे पास हो गई।
दूसरी हमारे पास एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि आपने इंटेंजिबल रिकॉर्ड तो कर दिया है, कितने का, 2 मिलियन का, दैट इज 2000 का, लेकिन इसका एमोटाइजेशन कैलकुलेट नहीं किया। कैलकुलेट कर लेते, कोई इशू नहीं है, लेकिन याद रखिए कैपिटलाइज कब हुआ है, पेड ऑन 1 अक्टूबर। इट मींस अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने का मैं यहाँ पे एमोटाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 महीने का एमोटाइजेशन हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो आए जरा देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट कितनी है इसकी, 2 मिलियन 2000, और उसकी लाइफ कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 5 इयर्स की इसकी लाइफ है, 5 इयर्स की लाइफ है। तो 2000 डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 12, तो ये 100 मिलियन का आपके पास क्या गया, दैट इज द एमोटाइजेशन। इसकी एमोटाइजेशन हम चार्ज करेंगे, एमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन क्रेडिट, या आपका जो ब्रांड है वो ब्रांड क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 100 मिलियन से हमारे पास ये एडजस्टमेंट बनेगी। जी यहाँ तक क्लियर इसके अंदर जी, 0.6 वाली एडजस्टमेंट समझ आ रही है इसके अंदर, 0.6 वाली एडजस्टमेंट यहाँ तक क्लियर है। चलिए लास्ट एडजस्टमेंट देखते क्या, मिम्स कंपनी पेड, मिम्स कंपनी पेड, मिम्स कंपनी पेड dividend of $0.04 per share on all existing shares at 31st December 2005। कह रहे हैं जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एट 31st December 2005, इसके ऊपर हम डिविडेंड देंगे 0.04 पर शेयर, रिकॉर्डिंग द डिविडेंड पेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। यानी कि उसने देखिए डिविडेंड की एंट्री बनती क्या है, डिविडेंड की एंट्री बनती क्या है, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट। अब उस गधे ने करा क्या है, उसने रिटेन अर्निंग को डेबिट करने की बजाय उसने पीएनएल एडमिन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। बात समझ रहे इसके अंदर, इसका मतलब यह है कि सर रिटेन अर्निंग को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन उसने एडमिन एक्सपेंसेस को यहां पर रिकॉर्ड कर दिया है, एडमिन एक्सपेंसेस को यहां पर रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि डेबिट कर दिया इसके अंदर। सर अब करना क्या पड़ेगा, मुझे इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन बिफोर दैट मुझे डिविडेंड की अमाउंट पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और डिविडेंड कह रहा है 0.04 पर शेयर। पहले तो मैं देख लूं नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने मेरे पास, तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने, number of shares, number of shares 60,000 शेयर्स। लेकिन याद रहे ये 1 जनवरी पे थे, वो कह रहा है 31 दिसंबर पे जितने भी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं और ड्यूरिंग द ईयर हमने राइट शेयर्स इशू किए, तो इट मींस 60,000 प्लस हमने जो राइट शेयर्स इशू किए, राइट शेयर्स 15,000 हमने इशू किए थे, रिमेंबर 15,000 हमने राइट शेयर्स इशू किए थे, तो उसका मतलब इसके ऊपर भी डिविडेंड मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाय कितना डिविडेंड हम दे रहे हैं, कितना डिविडेंड दिया जा रहा है, कितना डिविडेंड दिया जा रहा है हमारे पास, दैट इज 0.04, तो 0.04 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, 3,000 का डिविडेंड हो जाएगा हमारे पास। अब इसने करा क्या है, 3,000 की डिविडेंड की एंट्री क्या बनाई है, इसने एंट्री बनाई है एडमिन एक्सपेंस डेबिट, और पेड है तो लेट्स से कैश क्रेडिट, ये एंट्री इसने बना दी है। जबकि हमें पता है कि एडमिन एक्सपेंस डेबिट नहीं होना चाहिए था, बल्कि होना क्या चाहिए था कि रिटेन अर्निंग डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन अर्निंग डेबिट। और अब सही करने के लिए करेंगे क्या, एडमिन एक्सपेंस जो कि गलती से डेबिट कर दिया है, तो एडमिन एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे कितनी अमाउंट से, 3,000 की अमाउंट से हम ये एडजस्टमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। जी क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर, तो हमारी जो एडजस्टमेंट होगी दैट इज रिटेन अर्निंग डेबिट, और इसी तरीके से एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 3,000। जी यहाँ तक क्लियर इसके अंदर। चलिए जनाब, ये एडजस्टमेंट हमने सारी यहाँ पे कंसिडर कर ली। रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, फिर चेंजेस इन इक्विटी भी हम प्रिपेयर कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का तरीका क्या है, फॉर्मेट इसका हमें याद है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं, जो वैल्यूज है हमारे पास उसको पुट कर देंगे। नेट सेल्स है हमारे पास, सबसे पहले नेट सेल्स, फिर इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आता है, फिर इसके बाद जो आंसर आएगा दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद फिर हमारे पास एक्सपेंसेस आएंगे, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो हमारे पास एक्सपेंसेस गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। एडमिन एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिन एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। इसके बाद आ जाएगा पीबीआईटी, और उसके बाद आपके पास अदर इनकम अगर कोई हुआ तो अदर इनकम इसके अंदर हमारे पास ऐड हो जाएगी।
फिर इसके बाद जैसे ही आएगा तो पीबीआईटी हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर आ जाएगा पीबीटी, और पीबीटी के बाद फिर हम माइनस करेंगे दैट इज इनकम टैक्स। चलिए अब आए जरा नेट सेल्स। क्या क्वेश्चन के अंदर नेट सेल्स मेरे पास गिवन है, रेवेन्यू गिवन है, यस गिवन है। क्या रेवेन्यू से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है। 24,300 हमने एज इट इज यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया, एज इट इज हमने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया। नेक्स्ट, अब आते जरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है? यस 11,600। क्या इस 11,600 के अंदर कोई एडजस्टमेंट है? जी बताएं जरा, क्या इस 11,600 के अंदर कोई एडजस्टमेंट है? जी क्या 11,600 के अंदर कोई एडजस्टमेंट है? बताएं जरा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट है, इसीलिए हमने एंट्री यहाँ पे बनाई हुई है। देखें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐसे ही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 700 से, 700 से हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। और ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम रिड्यूस कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ 700। हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 10,900। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते, कितना आएगा? $13,400 का हमारे पास क्या गया? दैट इज दी ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा आगे चलते जरा, एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस भी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है हमारे पास। एडमिन एक्सपेंस 10,900, 10,900 हमारे पास गिवन है, 10,900। अच्छा क्या एडमिन एक्सपेंस से रिलेटेड हमारे पास कोई एडजस्टमेंट है? अच्छा इसके लिए बेहतरीन तरीका ये कि हमने यहाँ पर एंट्रीज बनाई है सारी, तो उसी को हम देख लेते हैं। एंट्रीज बनाने से काम थोड़ा आसान हो जाता है। सर ये पहली एडजस्टमेंट तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ट्रीट कर लिया। दूसरा आपके पास यहाँ पर आ रहा है एक्सपेंसेस 400, ये 1400, ये हमने प्रोविजन के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया है, तो इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे हम, प्लस कर दिया, मैं सेल को ही रेफर कर रहा हूँ। फिर इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट हमने की है प्रोविजन डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, इसका कोई इंपैक्ट एडमिन एक्सपेंस के ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर इनकम टैक्स है वो अलग से हम रिकॉर्ड करेंगे, इनकम टैक्स। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ रही है सस्पेंस अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, ये भी एडमिन एक्सपेंस को हिट नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट, हाँ एक और एंट्री आ रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और एक्सपेंस, एक्सपेंस को कम करना है, तो इसका मतलब है कि माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? हमें बस 1,000 को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 1,000 हमने यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 1,000 को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है इसके अंदर? फेयर वैल्यू गेन व अदर इनकम रिकॉर्ड कर देंगे। ब्रांड एक्सपेंस डेबिट और ब्रांड क्रेडिट, यानी कि ब्रांड एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया, ब्रांड एक्सपेंस आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, कितने का? दैट इज विद द अमाउंट ऑफ 1300, 1300 का हमने जो है वो ब्रांड एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट किया है, बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि सर ये आपके पास जो है वो ब्रांड कैपिटलाइज नहीं करना था, लेकिन हमने कैपिटलाइज कर दिया, तो उसका एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर देंगे ब्रांड एक्सपेंस के नाम से। और जब रिकॉर्ड करेंगे तो जाहिर सी बात एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो उसको हम प्लस कर देंगे। थर्टीन हंड्रेड से हमने ब्रांड एक्सपेंस को बढ़ा दिया। इसके अलावा और कोई? जी एमोटाइजेशन भी आ रहा है, एमोटाइजेशन 100, एमोटाइजेशन आपके पास यहाँ पर आ रहा है 100 का, और एक्सपेंस को हमने यहाँ पे डेबिट किया है, एमोटाइजेशन एक्सपेंस को हमने यहाँ पे डेबिट किया, तो उसको भी प्लस कर देंगे। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं यानी कि कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर फिर हम माइनस कर देंगे 3,000 को। 3,000 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया, क्योंकि ये जो डिविडेंड की अमाउंट थी, जो डिविडेंड की अमाउंट थी उसकी एडजस्टमेंट हमने की कि डिविडेंड को यानी कि रिटेन अर्निंग से पे करना था, लेकिन इसने एडमिन एक्सपेंस को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट इसके अंदर देखी, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कितना? 9,700। ये हमारे पास क्या रहा है? दैट इज द एडमिन एक्सपेंस। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस देखते हैं हमारे पास कोई गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 7,300 हमारे पास गिवन है।
7,300 गिवन है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई और एडजस्टमेंट हो तो उसको देख लें जरा, चेक करें जरा, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई एडजस्टमेंट हो। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अदर इनकम, अच्छा अदर इनकम हमारे पास कोई है जी, बिल्कुल। अदर इनकम के अंदर आपने अभी देखा कि फेयर वैल्यू गेन आ रहा है। अदर इनकम के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज द फेयर वैल्यू गेन। तो फेयर वैल्यू गेन हमारे पास कितना है, इन्वेस्टमेंट इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास है और 500 इन्वेस्टमेंट इनकम 500 दिया हुआ है, ऐसे ही। इन्वेस्टमेंट इनकम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। 500 हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम है, यानी कि अदर इनकम। और इसी के अंदर 500 के अंदर हमने यहाँ पर 2000 की प्रॉपर्टी का गेन ऑन रिवैल्यूएशन, यानी सॉरी फेयर वैल्यू गेन हमने रिकॉर्ड किया है। तो फेयर वैल्यू गेन जो हमने रिकॉर्ड किया ये रहा 2000, ये हम प्लस कर देंगे इसके अंदर। ये हमारे पास क्या गया, दैट इज दी अदर इनकम। $500 प्लस तो 2500 हमारे पास क्या गया, दैट इज दी अदर इनकम। जब पीबीटी कितना आएगा हमारे पास, टोटल कर लेते हैं जरा, सम कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से उसको पूरा लेके चलते सम करते हैं। तो 1100 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और ये 1100 हमारे पास 13,400 माइनस 9,700 माइनस 7,300 और फिर इसके बाद प्लस हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 2,500। तो ये हमारे पास कितना गया, दैट इज माइनस 1100 हमारे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस फिलहाल हमारे पास कोई भी गिवन नहीं है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बल्कि लॉस बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसको भी हम सही कर लेते हैं, लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसी तरीके से ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस बिफोर टैक्स आ जाएगा। और लॉस बिफोर टैक्स भी कितना आ जाएगा, दैट इज 1100। अच्छा इनकम टैक्स की हमने वर्किंग की थी और इनकम टैक्स की वर्किंग हमने क्या की थी कि इनकम टैक्स हमारे पास यहाँ पर आएगा, कितना आएगा इनकम टैक्स हमारे पास, इनकम टैक्स हमारे पास कितना है, दैट इज 560 माइनस में। इनकम टैक्स हमारे पास कितना है, दैट इज 560 हमारे पास कितना है, माइनस में है। तो इनकम टैक्स हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। फेयर वैल्यू ओसीआई, ओसीआई में नहीं जाएगा क्योंकि नीरज यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो IAS 40 की बात करें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो गेन होता है वो पीएनएल में जाता है, वो ओसीआई में नहीं जाता, वो ओसीआई में नहीं जाता। बात समझ रहे हो उसके अंदर। अच्छा एक चीज, यहाँ फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 40, हमने यहाँ पे जीरो कंसिडर कर लिया। फाइनेंस कॉस्ट आपके पास गिवन है 1400, तो 1400 का आपके पास यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आएगा यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं जरा हमारे पास नेट कितना आंसर आ रहा है हमारे पास। सम का फॉर्मूला लगाते हैं। और हमारे पास लास्ट आ रहा है लॉस, और नेट लॉस हमारे पास कितना आएगा, दैट इज अगेन सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम और ये हो जाएगा कितना, दैट इज 30। अच्छा एक चीज के अंदर, ये इनकम टैक्स यहाँ पर एज अ एक्सपेंस नहीं होगा बल्कि एज अ रेवेन्यू हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो इनकम टैक्स है वो जो आ रहा है वो इनकम में आ रहा है। तो उसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो है वो एज अ इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगा, रिफंड के तौर पे रिकॉर्ड होगा। तो 1940 हमारे पास क्या गया, दैट इज दी लॉस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, नेट लॉस यहाँ पर आ जाएगा। जी क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर।
तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, दैट इज 1940 का। अच्छा, इसकी एक रिक्वायरमेंट तो ये थी, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है हमें, और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये ए रिक्वायरमेंट थी। अब आया जरा बी रिक्वायरमेंट करते जरा इसकी। बी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम प्रिपेयर करते जरा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनेगी हमारे पास, इसके लिए आपने देखना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पर कितने कॉलम्स बनेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कितने कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर बनेंगे, और कॉलम्स बेस करेंगे डाटा के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, डाटा के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो इक्विटी के पास एक तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, नंबर 1 काउंट कर लेते जरा, और रिटेन अर्निंग 2, इसी तरीके से आपके पास शेयर प्रीमियम का कोई कॉलम तो नहीं है, नहीं, रिटेन अर्निंग है, सॉरी शेयर कैपिटल है, इसी तरीके से रिटेन अर्निंग है। ये दो कॉलम्स हमारे पास डाटा के अंदर गिवन है, और हमने कोई ऐसी एडजस्टमेंट पास की हो तो उस एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास, हाँ एक चीज इसके अंदर, उस एडजस्टमेंट के अंदर हमने शेयर प्रीमियम को भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया ऐसे ही। तो उसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स बेसिकली यहाँ पे बनेंगे, बिल्कुल राइट, शेयर्स का शेयर प्रीमियम भी आएगा, तो उसका मतलब 3 कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। नंबर 1 कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज शेयर कैपिटल, नंबर 2 दूसरा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा शेयर प्रीमियम, और थर्ड आपके पास बनेगा दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, ये 3 कॉलम हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे इसके अंदर। और अब पहले बैलेंसेस को हम पुट कर लेते हैं जरा, कि बैलेंसेस हमारे पास क्या गिवन है। बैलेंसेस, शेयर कैपिटल का हमारे पास जो बैलेंस गिवन था एज पर क्वेश्चन, हमारे पास जो बैलेंसेस गिवन था, बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2005 60,000, बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 20x5 60,000 हमारे पास था। शेयर प्रीमियम का बैलेंस 0 था क्योंकि कोई शेयर प्रीमियम था ही नहीं, ड्यूरिंग द ईयर हमने जो है वो राइट शेयर इशू किए। और रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमारे पास कितना था, रिटेन अर्निंग 43,200, 43,200 ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस था हमारे पास। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास क्या एडजस्टमेंट हुई, सबसे पहली चीज कि प्रायर पीरियड हमने एडजस्टमेंट की है, प्रायर पीरियड हमने एडजस्टमेंट की है। और प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट क्या की थी कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपकी ओवर स्टेटेड थी उसको हमने एडजस्ट किया, और एडजस्ट करने के ऊपर जो हमने एंट्री बनाई थी, रिटेन अर्निंग को डेबिट किया था 700 से, रिमेंबर 700 से हमने डेबिट किया था। तो उसका मतलब ये है कि रिटेन अर्निंग को पहले हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे यहाँ पे हम, -700, -700 हम कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट यानी कि हमारे पास जो होगी दैट इज कि हमने शेयर्स इशू किए थे, हमने शेयर्स इशू किए थे, शेयर राइट शेयर्स, राइट शेयर्स हमने इशू किए थे, और उसकी एंट्री हमने क्या एडजस्ट की थी कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इंक्रीज किया था हमने ऐसे ही। यानी कि इसकी एंट्री हमने सस्पेंस अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट 15,000 एंड 37,500। इसका मतलब शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम दोनों बढ़ेगा 15,000, और इसी तरीके से शेयर प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, ठीक, और रिटेन अर्निंग पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चले फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, राइट शेयर्स इशू हमने किए थे, और एडजस्टमेंट्स देखते हैं जरा इसके अलावा, और कोई एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट जो हमने की हो यहाँ पे देखते हैं जरा इसके अंदर, और कहीं पे रिटेन अर्निंग या कैपिटल हिट कर रहा हो देखते हैं जरा। एडजस्टमेंट हमने जितनी की इनको देख लेते हैं। प्रोविजन ये लायबिलिटी को हिट करेगा, लायबिलिटी को हिट करेगा, और डिविडेंड, बिल्कुल डिविडेंड हमने पे किया है, डिविडेंड हमने पे किया है, डिविडेंड को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं जरा। और डिविडेंड के बारे में क्या कहा था, डिविडेंड कितना हमने पे किया है, डिविडेंड कितना रिकॉर्ड करना है हमें, एडमिन एक्सपेंस हमने चार्ज कर दिया था, ऐसे ही 3,000 का डिविडेंड हमने पे किया था। 3,000 का डिविडेंड हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डिविडेंड, डिविडेंड हम यहाँ पे करेंगे क्या, रिटेन अर्निंग में से -3,000 हम यहाँ पे कर देंगे, रिटेन अर्निंग को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया 3,000 से। अच्छा, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है। हाँ, एक प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, अभी नेट लॉस है, तो नेट लॉस यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और नेट लॉस कितना ट्रांसफर होगा, दैट इज 1940, ये नेट लॉस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, और कोई इसके अलावा और कोई चीज तो हमारे पास है नहीं इसके अंदर, इसको टोटल कर लेते हैं जरा।
तो ये हमारे पास क्या है, ये रिटेन अर्निंग या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हमारे पास यहाँ पर टोटल आ गया, यानी कि बैलेंसेस एट 31 दिसंबर 20x5, ये हमारे पास क्या गई, ये बैलेंसेस आ गए हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, तीसरी रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की जो थी दैट इज कि आपने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट की दो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बतानी है। अच्छा, पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता क्या है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, याद रखिएगा हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आपके पास हमेशा क्या आएगा, दैट इज द परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नंबर 1। और इसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर लोन एंड शेयर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगी, लोन और शेयर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हम शो करेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, क्या पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने कोई नॉन करंट एसेट परचेज या सेल किया है? थोड़ा सा देखें, जरा डाटा को देखें, कोई हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई नॉन करंट एसेट के ऊपर कोई खर्चा कोई किया है हमने? देखें जरा, प्लीज चेक करके बताएं जरा, मुझे चेक करके बताएं जरा, ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या कोई नॉन करंट एसेट के ऊपर खर्चा किया है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल, क्या कह रहा है इसके अंदर, ऑन 1 जनवरी हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की है, ऐसे ही हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की है 1 जनवरी को, हमने $20,000 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की है। और कोई इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताएं जरा, और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉन करंट एसेट के ऊपर कोई खर्चा हमने किया है, देखिए जरा, और कोई नॉन करंट एसेट के ऊपर हमने कोई खर्चा किया है? ब्रांड, यस बिल्कुल हसन, ब्रांड के ऊपर हमने यहाँ पे खर्चा किया 2 मिलियन का। देखिए क्या करा, ऑन 1 अक्टूबर हमने करा क्या है, हमने ब्रांड को एक्वायर किया है बाय पेइंग 2 मिलियन। सर ये 1.3, यार ये तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे ना कि नॉन करंट एसेट है, ये तो हमने एक्सपेंस में ट्रीट कर लिया, प्रमोशनल एक्सपेंस है, ये तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, मार्केटिंग एक्सपेंस है। सो $2 मिलियन हमने यहाँ पे पे किए हैं फॉर द परचेज ऑफ ब्रांड, एंड 20 मिलियन हमने पे किए हैं फॉर द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो उसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आएगा दैट इज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और परचेज क्या है, कितने का हमने परचेज किया, हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 20,000 का, तो डेफिनेटली परचेज किया तो माइनस होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश है। और इसी तरीके से हमने एक्विजिशन ऑफ ब्रांड, हमने ब्रांड को एक्वायर किया है, और ब्रांड को एक्वायर करने के लिए हमने $2,000 पे किए, तो अगेन आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का अगर टोटल करूं और कोई एडिशन और डिस्पोजल नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर कितना रहा, दैट इज -22,000 नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया इसके अंदर। अच्छा, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का करना है। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आएगा, चलें बताएं जरा, थोड़ा सा सोचें जरा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई है? जी, क्या कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई है? देखिए जरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आ सकता है कि शेयर्स आपने इशू किए हो, लोन रीपे किया हो, या लोन आपने लिया हो। इसी तरीके से 22 मिलियन नहीं आएगी, शऊर 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 22 मिलियन नहीं आएगी, 22 मिलियन नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू 22 मिलियन नहीं आएगी, 20 मिलियन आएगी। क्यों? देखो, तुम्हें कैश फ्लो देखना है, आउटफ्लो। तुमने ये प्रॉपर्टी खरीदी कितने की थी? 20 मिलियन की थी, बात समझ रहे हो शऊर? 22 मिलियन इज द फेयर मार्केट वैल्यू राइट नाउ एट ईयर एंड। 2 मिलियन की जो तुमने एंट्री बनाई है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन बनाई है, समझ रहे हो? तो उसमें कोई कैश का आउटफ्लो नहीं है, हम यहाँ पे कैश फ्लो को देख रहे हैं। जी, शेयर्स इशू किए हमने, शेयर्स इशू किए हैं, और शेयर्स इशू करने के बाद प्रोसीड्स कितने के हुए थे? आई गेस 52,500 के हुए थे। प्रोसीड्स कितने के हुए थे, चेक करें जरा। शेयर्स इशू किए हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हमने शेयर्स इशू किए थे, ऐसे ही जी, इशुएंस ऑफ शेयर्स दैट इज 52,500 के हमने शेयर्स इशू किए थे। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर नॉर्मली यही आता है, लोन और शेयर्स। एक ऐसा आइटम है जिसपे कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि IAS 7 ने ही ऑप्शन दिया है, IAS 7 ने ही ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो उसको वहां पे भी रिकॉर्ड कर लें, वहां पे भी रिकॉर्ड कर लें। वो कौन सा लाइन आइटम है, वो कौन सा आइटम है, बताएं जरा, सोचें जरा। वेरी गुड शो, डिविडेंड, ऐसे ही, वेरी गुड नीरज, डिविडेंड है, डिविडेंड का आइटम है।
अभी फिलहाल अभी यानी कि नॉर्मली हम डिविडेंड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रख रहे होते हैं, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड। अब एक ऑप्शन है IAS 7 ने दिया हुआ है कि अगर आप डिविडेंड को चाहें तो ऑपरेटिंग में भी लिख लें और फाइनेंसिंग में भी। अभी फिलहाल जब वो मुझसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी मांग रहे हैं ना, तो बेहतर ये कि अगर डिविडेंड मेरे पास अभी गिवन है तो मैं उसको फाइनेंसिंग में शो कर दूं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जजमेंटल है। अगर आपने यहाँ पे नहीं भी शो किया तो आप यहाँ पे नोट लिख के ये भी बता सकते हैं एग्जामिनर को कि एज डिविडेंड इज नॉर्मली रिकॉर्डेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको शो नहीं किया, तो ये भी वैलिड होगा। लेकिन चूंकि अभी डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है और IAS अलाउ भी करता है, तो हम यहाँ पे डिविडेंड पेड को भी रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, आई रिपीट, if you are not recording dividend paid over here, it's completely fine, but write a note over there कि एग्जामिनर को आप एक्नॉलेज कर दें कि आई नो दैट डिविडेंड पेड कुड ईदर बी रिकॉर्डेड इन ऑपरेटिंग और द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट राइट नाउ आई हैव नॉट रिकॉर्डेड दिस इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो आप उसको नोट लिख के बता देंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे डिविडेंड पेड रिकॉर्ड कर देते हैं। कितना है डिविडेंड, कितना हमने पे किया था, कितना डिविडेंड था हमारा? इश्यूएंस ऑफ शेयर से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, डिविडेंड पेड 3000, और डिविडेंड पेड से हमारे पास आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। आउटफ्लो ऑफ कैश होगा तो हम यहाँ पे 3000 जो है माइनस कर देंगे ऐसे ही। तो नेट कैश देखते हैं जरा कितना आ रहा है हमारे पास, 49,500। ये क्या है हमारे पास? दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। स्टेप्स के देखो, ये जो भी कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस का जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर डेफिनेटली मार्क्स होते हैं, डेफिनेटली इसमें जजमेंटल मार्क्स भी होंगे कि आपने जो है वो क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल एक अमाउंट वर्कआउट सही की थी, आपने गलत लिख दी, तो उसके अंदर डेफिनेटली हो सकता है कि जजमेंटल मार्क्स भी एग्जामिनर दे दे, तो उसके अंदर बिल्कुल स्टेप्स के मार्क होंगे। अगर आपने यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी गलत कर दिया, या फॉर एग्जाम्पल आपने इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की अमाउंट गलत कर दी, या अगर फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था आपने एक वैल्यू गलत एक वैल्यू सही कर दी, तो होपफुली एग्जामिनर जो है वो इंशाल्लाह आपको जो करेक्ट अमाउंट लिखी होगी इसकी कोई ना कोई मार्किंग आपको जरूर प्रोवाइड करेगा। सो ये हमारे पास इसकी जो है थर्ड रिक्वायरमेंट थी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की दो एक्टिविटीज हमें बतानी थी, दैट इज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज आप क्वेश्चन रेज कर ले जरा। जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप रेज करें जरा। अच्छा जनाब, ये जो अटेम्प्ट थी हमारे पास, लास्ट अटेम्प्ट या जो रिसेंट टाइम का हमारे पास जो क्वेश्चन था, इसका सिनेरियो टू, अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन क्विकली इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिनेरियो टू जो इसका दिया हुआ है वो बेसिकली दो, यानी कि कंसोलिडेशन और रेशियोज को मर्ज करके दिया हुआ है, और बहुत मुनासिब से क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। इवन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस सेशन के बाद उसको घर पे खुद से ट्राई भी करें, होपफुली इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, इसकी एक रिक्वायरमेंट है जो आप मुझे अभी करके दिखाएंगे, आप मुझे अभी के अभी करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ग्रुप का पूरा डाटा दिया हुआ है और इसके अंदर आपको जो है वो रेशियोज वगैरह के लिए डाटा प्रोवाइड किया हुआ है पूरा इसके अंदर, कोई इसमें कोई रॉकेट चीज नहीं है इसके अंदर। पहली रिक्वायरमेंट जो 2 मार्क्स की आ रही है ये आप मुझे यहाँ पे करके दिखाएंगे। 2 मार्क्स की जो पहली रिक्वायरमेंट है कि जिसमें कह रहा है कैलकुलेट द गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिल्वर कंपनी, यानी कि एक सब्सिडरी है जो कि यहाँ पे डिस्पोज ऑफ की गई है, नीड टू बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेट, यानी कि गेन दो होते हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट का होता है और एक कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का होता है। तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर जो गेन और लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा वो आपने कैलकुलेट करना है, और आप मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ गेन और लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते थे। उसका फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता था? उसका फॉर्मूला कुछ यूं होता था कि सबसे पहली चीज कि आपने देखी होगी सेल्स प्रोसीड, सेल्स प्रोसीड हमारे पास है यहाँ पर, और सेल्स प्रोसीड आपके पास आपने देखनी पड़ेगी डाटा के अंदर कितनी दी हुई है क्या है। फिर उसमें से हम करते क्या थे कि देखें जब मैं कोई सब्सिडी बेच रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलने सेल्स प्रोसीड, अब बदले में दे क्या रहा हूँ? तीन चीजें, दो चीजें बल्कि दे रहा हूँ। नंबर वन, एक तो गुडविल दे रहा हूँ एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। नंबर टू, नेट एसेट्स दे रहा हूँ एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। और इन नेट एसेट्स में कुछ नेट एसेट्स ऐसे हैं जो कि मेरे नहीं है किसी और के हैं, तो उसमें से लेस कर दूंगा क्या, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये तीन चीजें आपके पास यहाँ पर नॉर्मली हमें चाहिए होती है इसके अंदर, तीन चीजें हमें यहाँ पे नॉर्मली इसके अंदर चाहिए होती है इसके अंदर। इसको कैलकुलेट करें जरा प्लीज, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उसको देख लें।
अच्छा, एक चीज के अंदर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास जो पी कंपनी एक्वायर्ड 100% ऑफ द सिल्वर, यानी कि ये 100% ओन सब्सिडी है। और 100% ओन सब्सिडी का मतलब है एक काम और आसान हो गया। क्या क्या आसान हो गया, चले बताएं। 100% ओन सब्सिडी का मतलब क्या है कि डिस्पोजल के अंदर एक काम और आसान हो जाएगा। क्या? हाँ, एनसीआई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे अब एनसीआई को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं एनसीआई को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पर उसको कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मुझे गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करनी है और नेट एसेट्स और प्रोसीड्स भी आई गेस मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होगी। जल्दी से बताएं जरा, प्रोसीड्स जो जो मिलता चला जाए बता सकते हैं। प्रोसीड्स की वैल्यू अगर पता चल जाए तो मुझे बता दें जरा। क्वेश्चन आप लोग के पास है या नहीं है, या मैं आप लोग को शो करूँ स्क्रीन पे? नोट यार बहुत सारे हैं यार नीरज। कैसे करें? पहले यहाँ पे डेटा देख लें, ये वाले पेज पे देख लें, इसमें आपको कोई काम का डेटा मिल रहा है तो बताएं। जी, पहले पेज के ऊपर यहाँ पर कोई काम का डेटा मिल रहा है तो बताएं। कोई काम का डेटा नहीं है इधर। जी, सेल्स प्रोसीड है हमारे पास। गुड हो गया। जी, ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया नीरज शो। ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया, देखिए जरा। जी, नीचे कर रहा हूँ उसके अंदर नोट वन के अंदर गुडविल का डाटा बिल्कुल दिया हुआ होगा, देखें जरा। अच्छा, मुझे आप लोगों ने सेल्स प्रोसीड बताई थी। सेल्स प्रोसीड कितनी बताई थी? दैट इज 42,000। चले 42,000 में पहले जाके यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। 42,000 मेरे पास क्या है? दैट इज द सेल्स प्रोसीड। ऐसे ही 42,000 मेरे पास यहाँ पर क्या होगा? दैट इज द सेल्स प्रोसीड। चले इसके बाद मुझे नोट वन पढ़ के बताया जरा। नोट वन पढ़ के मुझे गुडविल भी बताएं और नेट एसेट्स की इंफॉर्मेशन भी दें। गुडविल कितनी होगी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल? गुडविल का इंपेयरमेंट वगैरह तो नहीं है? चेक कर लो अपना नीरज एक मरतबा। इंपेयरमेंट तो नहीं है गुडविल का, चेक कर लो जरा नोट टू में। जी, तो फिर गुडविल कितनी होगी? जी बिल्कुल, गुडविल कितनी आ जाएगी हमारे पास?
4200, क्योंकि 6000 की गुडविल है, 30% इंपेयर हो गई, दैट इज 70% ले लेंगे, तो 70% कितना आ जाएगा, दैट इज 4200 हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज गुडविल। 4200 हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। 4200 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। नेट एसेट्स को बताएगा मुझे, नेट एसेट्स कितने के होंगे प्लीज, नेट एसेट्स बताएं जरा, नेट एसेट्स at the date of disposal, net assets at the date of disposal। जी, net assets at the date of disposal। नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ, और याद रहे डिस्पोज कब की सब्सिडी हमने, ये डिस्पोज की हमने सब्सिडी ऑन 1 जनवरी, साल के शुरू में ही हमने एसेट या सब्सिडी को डिस्पोज कर दिया है, ऑन 1 जनवरी हमने सब्सिडी को डिस्पोज कर दिया है। सो नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कितना आ रहा है हमारे पास, जी शऊर, नीरज, ना 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 42,700 क्या किया तुमने ऐसा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं नीरज, 35,000, वेरी गुड। देखो यहाँ पे दे रहा है स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, नेट एसेट्स एट 1 जनवरी 2007 वर 35 मिलियन। बात समझ, यानी कि उसने 1 जनवरी पे उसने गुडविल दी 6 मिलियन की, और फिर उसके बाद उसका गुडविल का उसने बता दिया कि इम्पेयर्ड हो गई है। फिर इसके बाद कह रहे हैं नेट एसेट्स एट फर्स्ट, और 1 जनवरी क्या है, ये वो डेट है जिस दिन आपने इसको डिस्पोज किया है। सो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल 35 मिलियन आपके पास यहाँ पर नेट एसेट्स थे सब्सिडरी कंपनी के। सो इट मींस द नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल इज 35 मिलियन, यानी कि 35,000 हमारे पास यहाँ पर है। सो 42,000 का हमने ये डिस्पोज ऑफ किया, और इसी तरीके से हमने इसमें से जो नेट एसेट्स दिए हैं वो 35,000 के दिए हैं, और 4,200 के हमने गुडविल दिए। तो इट मींस कि हमारे पास यहाँ पे 2,800 का यहाँ पर आ रहा है, दैट इज गेन ऑन डिस्पोजल। और ये वो गेन है जो आपने रिकॉर्ड करना है, कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर। क्या है पसंद हमारी इसके अंदर, नहीं मुझे 1 जनवरी भी जिस दिन डिस्पोज किया उस दिन के अगर नेट एसेट्स मुझे दे दिए तो उसका मतलब मुझे और मजीद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नीरज बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 जनवरी, हाँ अगर ये मुझे प्रीवियस ईयर का देता, मुझे प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस देता तो मैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट इसके अंदर ऐड करता, फिर मेरे पास नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आते। क्या बस हमारी है नीरज, इसने मुझे जिस दिन डिस्पोज किया है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल उसी दिन का नेट एसेट्स मुझे दे दिया उसने। जी क्या बात हमारी इसके अंदर, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंदर गेन और लॉस कैलकुलेट कर दिया। अच्छा इसके अंदर अब जो दूसरा पार्ट है या जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो एनालिसिस के पार्ट है, जिसके अंदर आपको उसने कंप्लीट डाटा प्रोवाइड किया हुआ है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज इसको जो है एक मरतबा इसके डाटा को रीड करके इसकी जो एनालिसिस है यानी कि जो रेशियोज हैं उन रेशियोज को आप लाजमी जो है उसके अंदर करेंगे। कैलकुलेशन के लिए अलग से उसने 4 मार्क्स का एरिया रखा है यहाँ पे, और इसी तरीके से इंटरप्रिटेशन के लिए 11 मार्क्स का एरिया रखा है। सो रेशियोज को कैलकुलेट करना, और रेशियोज को 4 मार्क्स की यानी कि कैलकुलेट करेंगे तो 4 मार्क्स आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिएंगे, और उसने आपको एक फॉर्मेट भी बना के दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट के आपने अकॉर्डिंगली जो है वो अपने यहाँ पर रेशियोज की कैलकुलेशन को शो करना है। याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट जब आप रेशियोज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी, तो आपकी सारी वर्किंग जो है वर्ड की फाइल में होंगी, सारी वर्किंग जो है वो आपकी वर्ड की फाइल के अंदर होंगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो भी यहाँ पर करेंगे, जो भी आप वर्किंग्स करेंगे वो वर्ड की फाइल के अंदर आपने सारी वर्किंग्स को अटेम्प्ट करना होगा। तो आप अगर रेशियोज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो अपनी वर्ड की फाइल पे उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या बस हमारी इसके अंदर, जी यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताएं जरा। जी यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज पूछनी हो तो। लास्ट 7 डेज के अंदर कौन से एरियाज पे फोकस करें, आई वुड रिकमेंड कि अगर आपकी प्रैक्टिस और सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं सो आप मॉक जो हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि मॉक से होता ये कि इसके अंदर आपके पास सारे एरियाज कवर्ड होते हैं, तो सब चीजें इसके अंदर जो है वो आपके पास शामिल होती हैं, सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, सारे स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहे होते हैं, मॉक हैं, ग्रैंड टेस्ट हैं, ईसीसी की तरफ से जो मॉक जनरेट किए गए थे, आई होप कि आप लोगों ने वो भी सॉल्व किए होंगे।
उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। और दूसरी चीज ये कि जो आपके सेक्शन सी का एरिया है उसके ऊपर आप ज्यादातर फोकस करें, उसके एक्सेल की प्रैक्टिस वगैरह देखें, रिसेंट अटेम्प्ट के जो पास्ट पेपर्स हैं उसको इसी के ऊपर जो है वो आप जो है वो फोकस करें, रिवीजन वगैरह के ऊपर ज्यादा से ज्यादा। जी बिल्कुल, केएनएस के मॉक अवेलेबल है, आप अहमद से कांटेक्ट करें तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक मॉक है और वो मॉक लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि उस मॉक के अंदर जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं या जो क्वेश्चन उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं आपके पास जो कि एग्जामिनर रिपोर्ट से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट करने का मतलब कि एग्जामिनर रिपोर्ट जब भी इशू करता है तो उसके अंदर वो एक दो एमसीक्यूज रिवील करता है जो उन्होंने पेपर में टेस्ट किया, और ये वो एमसीक्यूज होते हैं जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को ट्रबल होता है, यानी कि जिसमें स्टूडेंट ग्लोबली जो स्टूडेंट्स जिसमें ट्रबल कर जाते हैं वो एमसीक्यूज मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट करके उससे रिलेटेड मैंने मॉक कंपाइल किया है। सो आप जो है उन मॉक को भी जो है आप ट्राई जरूर कीजिएगा, उसको मॉक को ट्राई करें। तो हसन, लास्ट 7 डेज के अंदर बस रिवीजन करते रहो और प्रैक्टिस सेक्शन सी की करते रहो, मॉक वगैरह अगर सारी चीजें अटेंड कर ली तो अब उसको जो है तुम रिवाइज करते रहो। वर्ड पे टेबल शो कर सकते हैं, बिल्कुल वर्ड पे टेबल बनाना है आपने भाई, टेबल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, बहुत अच्छी बात है। वर्ड पे आपने टेबल प्रिपेयर करना है, बिल्कुल करना है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ उसके अंदर, बिल्कुल वर्ड पे आपने टेबल प्रिपेयर करना है इसके अंदर। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये वर्ड की फाइल मैंने आपके सामने ओपन की, आपको नजर आ रही होगी, ये आप ही का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, इसके वर्ड की फाइल है। आपने टेबल बनाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट टेबल पे यहाँ पे किया और जितने रोज और कॉलम्स आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो टेबल यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया। तो टेबल ड्राफ्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है, टेबल ड्राफ्ट करने में आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? चलें, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप कि इंशाल्लाह बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में तो हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।